नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धर्मांतरण मामले में आरोपी उमर गौतम का कबूलनामा। धर्मांतरण पर उमर गौतम का बड़ा दावा। करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट जारी किए। उमर गौतम के पुराने वीडियो से खुलासा हुआ है। उमर गौतम का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज वन इंडिया के पास। इस्लामिक दावा सेंटर में हर महीने में धर्मांतरण डॉक्यूमेंट होता है जारी। हर महीने 15 से ज्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट जारी होता है। इस्लामिक दावा सेंटर में इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड में धर्मांतरण का काम होता है। तो विदेशों से फंडिंग को लेकर खुलासा भी हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, धर्मांतरण मामले में आरोपी उमर गौतम का कबूलनामा कि 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म बदलवाया गया है। धर्मांतरण पर उमर गौतम का बड़ा दावा। करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं। उमर गौतम के पुराने वीडियो से खुलासा हुआ है कि 1000 लोग ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। तो उमर गौतम के पुराने वीडियो से खुलासा हुआ है। उमर गौतम का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज वन इंडिया पर। इस्लामिक दावा सेंटर में हर महीने धर्मांतरण डॉक्यूमेंट जारी होता है। हर महीने 15 से ज्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट जारी होता है। इस्लामिक दावा सेंटर में इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्मांतरण मामले में आरोपी उमर का कबूलनामा। धर्मांतरण पर उमर गौतम का बड़ा दावा। करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट जारी किए गए। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है? उमर का कबूलनामा सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि 1000 लोग ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस्लामिक दावा नाम से जो संस्था उमर चलाता था, कहीं ना कहीं उसमें जो उसने स्पीच दी थी वो अब एटीएस के हाथ लगी है। क्योंकि लगातार एटीएस उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज, जो चीजें हैं, जिन लोगों से वो मिलता था, जो उसके पास से दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन सभी को लगातार खंगाल रही है। खंगालने के बाद कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण चीज यूपी एटीएस के हाथ लगी है, जिसमें अगर हम देखें तो वो साफ तौर पर खुद बता रहा है कि वो किस तरीके से जामिया इस्लामिया के जो दावा सेंटर है उसमें करीब उसके 1000 लोगों के कन्वर्जन के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसके पास हैं। तो वो निश्चित है कि वो अपने लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से उसने इस दिशा में काम किया है और लगातार लोगों का धर्मांतरण कराया है। उसके अलावा उसने कानपुर की एक महिला का भी अपने वीडियो में जिक्र किया है कि उससे उसकी बात हुई है और बात होने के बाद वो भी अब अपना धर्म परिवर्तन करने जा रही है। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपने वीडियो में बता रहा है। क्योंकि लगातार अब एटीएस उसकी गहन जांच कर रही है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब चीजें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। ये वीडियो हालांकि उसका पुराना है और वो अपने लोगों को संबोधित करने के दौरान उसने ये सारी चीजें बोली थी और जिस मामले में यूपी एटीएस ने उसको उठाया है, कहीं ना कहीं अब वो सारी चीजें कहीं सच होती हुई दिख रही है। हालांकि यूपी एटीएस की रिमांड पर है और लगातार उससे पूछताछ जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे नेक्सस में उसके साथ और कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में उसकी मदद कर रहे थे, उनको भी तलाश करेगी एटीएस। लेकिन एसके वाजपेयी, विदेशी कनेक्शन को लेकर भी खुलासा हुआ है। इंग्लैंड कह ले या फिर पोकलैंड कह ले या फिर पोलैंड कह ले, यहां से भी जो है धर्मांतरण का काम चलता था। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है जो विदेशों से फंडिंग का मामला सामने आया था? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब एटीएस ने उससे लंबी पूछताछ की थी पहले ही दिन, और पूछताछ के बाद उसने साफ किया था कि उसके पास कहीं ना कहीं आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की संस्था है, उससे उसकी फंडिंग होती है। और जहां तक धर्मांतरण का सवाल है, वो अपने वीडियो में खुद बता रहा है कि सिंगापुर हो, पोलैंड हो, ब्रिटेन हो या विश्व के और भी बहुत सारे देश हैं, लगातार उसमें उसकी संस्था काम कर रही है और लोगों का धर्म परिवर्तन लगातार करा रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन है उसको लेकर कानून बना
बना रखा है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस कानून के तहत उमर पर लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार उसके कहीं ना कहीं कनेक्शंस निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उसके खुद के वीडियोस जो कि उसने इस गिरफ्तारी के पहले जो है संबोधित किए थे, वो जो सामने आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे कई चीजें महत्वपूर्ण तौर पर खुलासा हो रही हैं, जिसमें कि उसको कहां से फंडिंग होती थी, किस तरीके से अब तक उसने करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया। साथ ही साथ में उसको कोई भी देश हो, चाहे वो पोलैंड रहा हो, सिंगापुर रहा हो, ब्रिटेन रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी संस्था लगातार धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रही थी, ये खुद वो बता रहा है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में जब उससे पूछताछ के बाद और बारे में अगर नहीं पता चलता तो ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका धर्म जबरदस्ती परिवर्तित करा देते ये लोग, और ये जो काम है ये यूं ही बस चलता ही रहता। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मांतरण के खेला का बड़ा खुलासा दिल्ली, नोएडा, कानपुर से हुआ, जहां के मुक बधिर छात्रों को निशाना बनाकर इन बच्चों को नौकरी और पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 117 मुक बधिर स्कूल में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, जहां से मन्नू यादव से अब्दुल मन्नान बने युवक की कहानी सामने आई है। मन्नू यादव का परिवार गुरुग्राम में रह रहा है। परिवार वालों का दावा है कि मन्नू कुछ मुस्लिम लड़कों के संपर्क में था, जिसके कुछ दिन बाद मन्नू यादव अब्दुल मन्नान बन गया। ये बात जब परिवार वालों को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसके मोबाइल पर धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद पुलिस इस मामले को लेकर गहनता से जांच में जुट गई, जहां पुलिस और एटीएस की टीम को डीप सोसाइटी से कश्मीर के रहने वाले छात्रों के कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच यूपी एटीएस के साथ साथ नोएडा पुलिस और एलआईयू समेत कई टीमें कर रही हैं। यूपी एसटीएफ की 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं पीछे सेक्टर 117 नोएडा का जो डेफ सोसाइटी स्कूल है वो घेरे में है, और यहाँ पर पूरी तरह से जो यूपी एसटीएफ है वो अपनी निगाहें बनाए हुए है और यूपी एसटीएफ जो है पूरी तरह से पड़ताल कर रही है। उसके साथ साथ जो नोएडा पुलिस है वो भी अपनी कहीं ना कहीं इस स्कूल पर डेफ सोसाइटी पर सख्ती बनाते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जब पूरी तरह से पड़ताल की गई है, दोनों आरोपियों से जब एटीएस ने पूछताछ की है तो एटीएस की पूछताछ के बाद में सामने आया है कि इसमें 2 छात्र, एक गुरुग्राम और दूसरा कानपुर का रहने वाला था, जिनके इससे पूरी तरह से कांटेक्ट थे। धर्मांतरण की ये कहानी यहीं नहीं रुकी। दिल्ली, नोएडा से लेकर ये नेटवर्क कानपुर तक फैला है, जो कानपुर के ही आदित्य नाम के एक युवक को अपना शिकार बना चुका था। अब आदित्य अब्दुल कादिर बन चुका था। इसका खुलासा तब हुआ जब वो एक दिन पहले अचानक घर लौट आया। परिवार के लोगों का कहना है कि आदित्य नौकरी के नाम पर मार्च में केरल चला गया था। जब वो लौट कर आया तब अब्दुल कादिर बन गया था। तो हमसे बोला एक दिन पहले 9 तारीख को बोला 9 मार्च को कि हमें एक जॉब मिल गई है। तो हमने पूछा कहाँ पे है, तो ये बोला जरीफ चौकी में है, नाम बताया, राशन की दुकान है गल्ले की, सामान लोड करना है गाड़ी में। 10 मार्च को और जो गया फिर नहीं आया था। आदित्य के परिजनों का दावा है कि आदित्य के संपर्क में कुछ मुस्लिम युवक थे, जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर उसका ब्रेन वॉश किया। आदित्य ने इस मामले में अपने परिजनों को कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन अचानक से एक दिन वो गायब हो गया। यकीन था हमको, मतलब कानपुर के हैं बाहर है? नहीं, केरल के, हमने नंबर बोला था कि केरल वेस्ट बंगाल के वहीं के हैं वो लोग। 2 नाम दिया था हमने कि वो था एक साबिर और एक सहर। साबिर नाम था, एक का सहर, क्योंकि उनको हमने मोस्टली देखा था। नंबर तो उनका कोड वर्ड में लिखा था, लेकिन सर्विलांस में जो पांडे जी थे उन्होंने सर्विलांस में जब डिटेल निकलवाई तो नाम पता चला कि उनका नाम साबिर है। साबिर और सहर 2 लड़के थे। और कहाँ के थे ये? केरल के ही होंगे। गैर मुस्लिम लोगों के जबरियन धर्म परिवर्तन के मामले में अब यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। कानपुर में भी एक युवक को जबरियन धर्म परिवर्तन कराया गया। हम कानपुर के उस युवक के घर पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये उसी लड़के का घर है जिसका जबरियन माइंड वॉश करके उसका जबरियन धर्म परिवर्तन कराया गया है।
उसको 9 मार्च को कानपुर से केरल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका धर्म पूरी तरह से परिवर्तन कराया जाता है। उसका माइंड इतना वॉश कर दिया जाता है, पैसे की लालच दी जाती है, नौकरी की लालच दी जाती है। ये वो आदित्य गुप्ता, उसी का घर है जिसका माइंड वॉश कराकर उसको जबरियन मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराया गया है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस वक्त उसके घर के नीचे मौजूद है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये उसका घर है जहाँ पर वो युवक रहता था। उसके बाद उसकी सोशल साइट पर कुछ लोगों से बात होती है जो उसको लालच देते हैं नौकरी का, पैसे का। उसके बाद वो सोशल साइट के माध्यम से उनके संपर्क में आकर कानपुर से केरल चला जाता है और वहाँ उसका कुछ पैसे के चक्कर में उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिसकी सूचना जब उसके परिवार वालों को लगती है तो किसी तरह उसको कानपुर बुलाया जाता है। उसके बाद घर वालों को पूरी जानकारी होती है। उसके बाद पुलिस भी अब इसमें पूरी सतर्कता दिखा रही है। यूपी एटीएस ने अब तक इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ से की थी। अब लखनऊ के बाद इसके तार जो हैं कानपुर से भी जुड़े मिले हैं। धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली के जामिया नगर से पकड़े गए 2 आरोपी जहांगीर और उमर गौतम को लेकर एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आया उमर गौतम, जो पहले श्याम प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता था, जो कि यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के रमुआ गांव का रहने वाला है। उसके चचेरे भाई राजू सिंह ने बताया कि उमर गांव में ही हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद वह पंतनगर चला गया, जिसके बाद वह कभी कभार ही घर आता था। इनके ससुर का नाम क्या है? छतपाल सिंह। इनके बच्चे भी हैं उम्र के? हाँ, 2 लड़का, 1 बिटिया जानकारी है। और पत्नी का क्या नाम है इनके? पत्नी का राजेश कुमारी। राजेश, ये कहाँ है इस वक्त? सब वही हैं, वहीं इनके लगे। सब दिल्ली में ही? जब से वो हो गए वो अपन वहीं रहे थे। तो कभी बच्चों को लेकर के कभी यहाँ पे उमर आए हैं? करीब 4-5 साल पहले आए, फतेहपुर में आए रहे, तब हम दिए। इस नेटवर्क का देश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराना मकसद था या कुछ और, जिसको लेकर जांच एजेंसियां भी पड़ताल कर रही हैं कि आखिर गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के पीछे असल में किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। केंद्र संगठन महामंत्री बीएल संतोष बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष राजधानी में बूथ समितियों की बैठक लेंगे। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह सुषमा गौतम के घर पर बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बीएल संतोष बूथ अध्यक्ष सुनील तिवारी के घर कार्यकर्ता की बैठक लेंगे। राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती गंवाना, और जो बंगाल में गलती हुई है वो दोबारा ना दोहराई जाए, ये बीएल संतोष की तरफ से कहा गया था और उसी पर फोकस किया जा रहा है। 300 का लक्ष्य है, एक बड़ा टारगेट सेट है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान से भारतीय जनता पार्टी लग गई है। तमाम बैठकें हो रही हैं। बीएल संतोष 3 दिन लखनऊ में हैं। आज तीसरा दिन है उनका लखनऊ दौरे का। राधा मोहन सिंह के साथ तमाम बैठकें ले रही हैं वो, और पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, हर कोई बैठक में मौजूद है। तो दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे बीएल संतोष। बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, और राजधानी में बूथ समितियों की बैठक भी ले रहे हैं। सुषमा गौतम के घर पर बूथ अध्यक्षों की बैठक है। बूथ अध्यक्ष सुनील तिवारी के घर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे राधा मोहन सिंह। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर अब भी जारी है।
एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी बैक टू बैक बैठक कर रही है, क्या यही है जीत का मंत्र? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि बीजेपी 2022 को लेकर पूरी अपनी कोशिश कर रही है और जो भी कील काटे हैं उनको लगातार दुरुस्त कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक महीने में दूसरी बार लखनऊ के दौरे पर आए हैं और हम देखें तो आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। लगातार 3 दिन से वो बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के पदाधिकारी रहे हों, आरएसएस के पदाधिकारी रहे हों या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार के 2 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ एक बैठकों का दौर चला और कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि हर चीज को दुरुस्त किया जाए, सभी का सुझाव लिया जाए। कल देर रात तक भी बैठक चली थी, हालांकि आज वो लखनऊ में ही है और आज एक अभियान की भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को बीजेपी मना रही है उसको देखते हुए आज वो एक बृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं, जो कि 6 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा, जिसमें आज वो 2 स्थानों पर जहां बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गोमती नगर में, वहीं यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह जानकीपुरम में एक वृक्षारोपण भी करेंगे। उसके अलावा राजधानी लखनऊ के 2 बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं जहां तक हम बात करें, बीजेपी करीब 1,69,000 प्रदेश के बूथों तक अपने संगठन को मजबूत कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब आज उनकी ये 2 बैठकें कहीं ना कहीं एक संदेश देने के लिए होंगी कि वो हर एक जमीनी कार्यकर्ता के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और किसी से और एसके वाजपेयी, क्योंकि आज आखिरी दिन है बीएल संतोष का, लखनऊ दौरे का उनका आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में ये कोशिश होगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा संदेश कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्षों को दे दिया जाए। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सबसे बड़ा संदेश देने की कोशिश यही होगी कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे, जिनकी नाराजगी है उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। अगर किसी की कोई मांग है और वो वाजिब है तो उसको भी पूरा किया जाए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से मंथन चल रहा है, आज भी मंथन चलेगा। हालांकि इसमें आज वो बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। लखनऊ के 2 बूथ हैं जिनके घर जाकर वहां के कार्यकर्ताओं के साथ उनका बैठक कार्यक्रम है। जी ठीक है एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर, जहां केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने सीएम योगी की तारीफ की है। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी की तारीफ की है। यूपी में वैक्सीनेशन के तेज रफ्तार को सराहा है। यूपी में 21 जून को 7 लाख टीके लगे। बीएल संतोष ने कहा 24 घंटे में यूपी में 8 लाख टीके लगे हैं। यूपी में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का बेहतरीन प्रदर्शन, बाकायदा ट्वीट कर बीएल संतोष ने तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और कहा है कि 7 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन लगाया गया है 24 घंटे में और लक्ष्य जो रखा गया है वो 6 लाख से ज्यादा रखा गया था। एक दिन में 6 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा, लेकिन बीते 24 घंटे में 7 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हुआ है। और बीएल संतोष ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही यह बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है आज। भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस मनाएगी। 23 जून से 6 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। बूथ स्तर तक वृक्षारोपण कार्यक्रम करेगी भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पौधारोपण करेंगे। आज गोमती नगर के विजयखंड में पौधारोपण करेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जानकीपुरम में पौधा लगाएंगे। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।